अक्सर ये क्वेश्चन घूम फिर करके आपके आते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा व्यापक है या कानूनी उत्तरदायित्व? सरकारी कंपनी को ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये मुख्यतः 35 क्वेश्चन है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और आज मैं आपको क्या बताने वाली हूं। क्लास 11th के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की बहुत सारी ये प्रॉब्लम होती है मैम। 12th के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप बता रही हैं, बिजनेस स्टडीज़ के लिए PYQs होते हैं, MCQs होते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे तैयार करें, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कैसे पता चलेगा। तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ। क्लास 11 के मेरे बच्चों के लिए यह पूरा का पूरा वीडियो है जिसमें मैं चैप्टर वाइज बिजनेस स्टडीज के इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं क्लास 11th के उनको बताने वाली हूँ। कितने क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं? हम लेकर के आए हैं 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर आप लोगों के पास तैयारी के लिए होंगे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको हम लोग यहाँ कराने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि क्लास 11th में आ सकते हैं, चैप्टर वाइज आ सकते हैं, यानी हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो चैप्टर आप लोगों को 11th क्लास में बिजनेस में पढ़ना होता है उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ सकते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर चैप्टर नंबर 1 से यानी व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य से कुछ क्वेश्चंस हैं। व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से अगर आपने यह क्वेश्चन कॉमर्स में, बिजनेस में नहीं जाना तो फिर आपने बिजनेस के बारे में अभी तक कुछ नहीं जाना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये होता है कि व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। व्यवसाय का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कैसे आप व्यवसाय को डिफाइन करेंगे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना करिए, यानी इसके जितने भी फीचर्स हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। जैसे कि व्यवसाय क्या है? आर्थिक गतिविधि है। व्यवसाय में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विक्रय, विनिमय किया जाता है और यह दैनिक आधार पर यानी निरंतर होता है। ठीक है, इसके अलावा व्यवसाय में जोखिम का तत्व निहित होता है। व्यवसाय में जो जोखिम है उसको उठाने का जो पुरस्कार है वह क्या है? लाभ है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी विशेषताएं होती हैं वह व्यवसाय की विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वह है उद्योग को परिभाषित कीजिए। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग क्या होते हैं? ठीक है, उद्योग का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जहां पर कोई उत्पादन का कार्य किया जाता है उसको हम लोग उद्योग बोलते हैं। ठीक है, तो उद्योग क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के उद्योगों को उदाहरण के सहित समझाना है आप लोगों को। यानी प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग या गौड़ उद्योग या तृतीयक क्षेत्र के उद्योग यानी सेवा उद्योग क्या क्या होते हैं, और हर एक प्रकार के उद्योग का आपको उदाहरण यहाँ पर देना होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। अक्सर ये क्वेश्चन घूम फिर करके आपके आते हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर से वो है व्यवसाय के किन्हीं 5 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। व्यवसाय के आपको 5 उद्देश्य बताने हैं। उद्देश्य में आपके आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य ये सारे आ जाएंगे। नव प्रवर्तन करना, ठीक है, लाभ अर्जित करना, ठीक है, विकास करना, वृद्धि करना, ठीक है, ये सारे आर्थिक उद्देश्यों में आएंगे। सामाजिक उद्देश्यों में समाज का उत्थान करना, ठीक है, वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, तो ये सारे कुछ सामाजिक उद्देश्य आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको 5 उद्देश्य लिखने हैं। इसके बाद इसी चैप्टर से जो आपका 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है वह है व्यावसायिक जोखिम क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं। ठीक है, व्यवसाय में हमेशा क्या होती है? अनिश्चितता होती है।
हमेशा भविष्य क्या है, व्यवसाय का अनिश्चित होता है। लाभ की जो मात्रा है वो अनिश्चित होती है। लाभ की जगह पे व्यावसायिक वातावरण में यदि परिवर्तन हो जाए तो हानि की संभावना भी बनी रहती है। अतः व्यवसाय में हमेशा ही जोखिम का तत्व निहित होता है। ठीक है, तो व्यावसायिक जोखिम की अवधारणा आपको बतानी है, साथ ही साथ आपको यहाँ बताना है कि व्यवसाय के जो जोखिम है वो किन कारणों से होते हैं। व्यवसाय में जोखिम जो होता है वह किन कारणों से होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से आप लिख सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका होती है। लाभ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो व्यवसाय में लाभ की आवश्यकता क्यों होती है, लाभ जो है वह व्यवसाय में किस प्रकार से उपयोगी है, या व्यवसाय में लाभ की क्या जरूरत है। ठीक है, इस पर यह क्वेश्चन बन करके आया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर 1 से थे। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 2 जो कि कई किताबों में है, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। ठीक है, या व्यवसाय के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, प्रकार जो होते हैं, जितने प्रकार से व्यवसाय किए जाते हैं, जैसे एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी, ठीक है, सहकारी समिति, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सब व्यवसाय के क्या है, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आते हैं वह कौन कौन है, तो यहां पर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, एकल स्वामित्व फर्म से आप क्या समझते हैं, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। एक व्यक्ति जब व्यवसाय चलाता है तो उस प्रकार के फॉर्म से क्या समझा जाता है, इसके गुण और सीमाओं को समझाइए, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन, सहकारी संगठन स्वरूप के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण यानी लाभ, सीमाएं यानी लिमिटेशंस का विवेचन कीजिए। किसका भाई, सहकारी समिति। सहकारी समिति का मतलब हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सदस्यों के कल्याण के लिए खुद ही सदस्य मिलकर के इस प्रकार की सोसाइटी का निर्माण करते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है जितने भी सदस्य हैं उनके हितों की रक्षा करना और लाभ अर्जित करना। ठीक है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जितनी भी, जैसे उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, ठीक है, इसके अलावा जो आपकी होती है विपणन सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, तो विभिन्न प्रकार की जो सहकारी समितियां हैं उनके प्रकार क्या हैं, उनके बारे में आपको बताना है, संक्षेप में इनको समझाना है। इसके बाद इसी में से कंपनी व साझेदारी में क्या अंतर होता है, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या क्या अंतर है। ठीक है, सदस्यों की संख्या के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अवधारणा के आधार पर, कह सकते हैं जोखिम की मात्रा के आधार पर, ठीक है, पूंजी के आधार पर आप अंतर बता सकते हैं विभिन्न प्रकार की कंपनियों में। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त पूंजी कंपनी जो है उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है उसका मूल्यांकन का मतलब हो गया कि आपको इनके लाभ बताने हैं और इनकी हानियां भी बतानी है। इस आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं किसके, संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में, और यह दूसरी कंपनियों से या दूसरे प्रकारों से किस प्रकार से श्रेष्ठ है संयुक्त पूंजी कंपनी, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो यह हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपकरण, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक, चैप्टर नंबर 3। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आते हैं, पूछे जाते हैं, जिनके आने की संभावना रहती है आपके एग्जाम्स में, वह है सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विविध संगठनों की तुलना में सरकारी कंपनी संगठन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। मतलब आप सब जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं, यानी जिसमें सरकार का स्वामित्व, सरकार का प्रबंध, सरकार का नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट का यहाँ पर कंट्रोल होता है, ओनरशिप होती है,
और गवर्नमेंट की पूंजी लगी होती है। उस प्रकार के उपक्रम या एंटरप्राइज को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं, या PSU भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में जितने भी संगठन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, विभागीय उपक्रम आते हैं। ठीक है, विभागीय उपक्रम, और क्या आता है भाई, और आता है आपका खुद ही वैधानिक निगम। ठीक है, और क्या आता है, सरकारी कंपनी। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, यानी यह 3, इसमें से श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ की बात कहने का मतलब यहां पर है कि सरकारी कंपनी यदि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से तुलना की जाए सरकारी कंपनी की, तो उसमें आप बताइए कि इसे प्राथमिकता क्यों दी जाती है, सरकारी कंपनी को ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, यानी आपको सरकारी कंपनी के क्या बताने हैं, लाभ बताने हैं, और लाभ कुछ इस प्रकार से बताने हैं जो कि वैधानिक निगम और विभागीय उपक्रम में लाभ यह नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता कहां पे है कार्य करने के लिए, सरकारी कंपनी में। सरकारी कंपनी की अगर हम बात करें तो सरकारी कंपनी में ज्यादा नियंत्रण, सरकार का तो नियंत्रण है ही, लेकिन इनको कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, जिसकी वजह से ये अपने तरीके से कार्य करते हैं, जिससे निर्णय जो होते हैं वो शीघ्र लिए जा सकते हैं इन कंपनियों में, बजाय कि 2 अन्य प्रकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं उनकी तुलना में। तो इसी प्रकार से आपको सारे लाभ बताने पड़ेंगे सरकारी कंपनी के। दूसरा क्वेश्चन जो बन करके आता है वो है सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले संगठन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, मतलब ये तीनों संगठन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4, व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। इसमें से देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपके सेवाएं क्या हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, सर्विसेज के बारे में आपको लिखना है, सेवाएं क्या होती हैं और उनके लक्षणों की व्याख्या कीजिए, यानी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के कार्यों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे उधार देना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, जमाओं को स्वीकार करना। ठीक है, और भी अन्य सेवाएं जो देते हैं वह उनको बारे में आपको बताना पड़ेगा और व्याख्या भी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सेवाएं देना, ये सारी चीजें। विभिन्न प्रकार के बीमों का वर्णन कीजिए, समुद्र बीमा जो हो गया, अग्नि बीमा जो हो गया और जीवन बीमा जो हो गया, जितने भी प्रकार के बीमा हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। साथ ही साथ यह भी बताना है कि प्रत्येक बीमा द्वारा रक्षित जोखिमों की प्रकृति की जांच कीजिए, यानी जो हर एक बीमा जो है, जैसे जीवन बीमा हो गया, तो जीवन बीमा किस प्रकार के जोखिम के लिए बनाया जाता है, जीवन से संबंधित। ठीक है, यानी जीवन से संबंधित कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करता है लोगों को, कि यदि किसी का जीवन चला जाएगा तो उसके जो डिपेंडेंट होंगे उनको किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है या उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। अग्नि बीमा अग्नि से संबंधित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है और सामुद्रिक बीमा समुद्र से होने वाली हानियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी विस्तार से। चैप्टर नंबर 5 जो है व्यवसाय की उभरती पद्धतियां, इमर्जिंग मोड्स ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आते हैं, पूछे जाते हैं, वो है कि ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय में कोई 3 अंतर बताइए। ई व्यवसाय यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब व्यवसाय किया जाता है इंटरनेट का प्रयोग करके, उस व्यवसाय और जो पारंपरिक ट्रेडिशनल व्यवसाय है दुकानों को खोल करके या फिर इस प्रकार से किया जाने वाला जो व्यवसाय है, उसमें कोई 3 अंतर आपको बताना है। बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए एवं इसकी सीमाओं का विवेचन कीजिए, यानी आपको आउटसोर्सिंग जो होता है उसकी आवश्यकता का क्यों पड़ती है उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ आपको आउटसोर्सिंग की जो सीमाएं होती हैं उनके बारे में भी बताना है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता।
ठीक है, यानी व्यवसाय का जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और मॉरल वैल्यूज होते हैं वो उससे संबंधित यह चैप्टर होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन करके आते हैं, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है और यह कानूनी उत्तरदायित्व से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा व्यापक है या कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी उत्तरदायित्व का पालन करना व्यवसाय के लिए अनिवार्य है या सामाजिक उत्तरदायित्व का। इस प्रकार से आपको अंतर बताते हुए स्पष्ट करना है। व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है, बिजनेस एथिक्स क्या है और व्यावसायिक नैतिकता के आधारभूत तत्वों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तथा विपक्ष में, अगेंस्ट में और फेवर में आपको तर्क देना है कि सामाजिक उत्तरदायित्व जरूरी क्यों है व्यवसाय के लिए, समाज के लिए, और क्यों जरूरी नहीं है, क्यों इसे पूरा ना करे कोई व्यवसाय। इसके बाद देखो, व्यावसायिक नैतिकता के विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन करके आ सकता है बिजनेस एथिक्स पर। चैप्टर नंबर 7 जो है कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है और इसमें से जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो है कि कंपनी के निर्माण को विभिन्न स्थितियों के नाम लिखिए। कंपनी का जो निर्माण होता है उसमें जितने भी फॉर्म स्टेजेस हैं उनका आपको नाम लिखना है, बताना है उनके बारे में, जैसे कि कंपनी का प्रवर्तन की अवस्था, कंपनी के समामेलन की अवस्था, कंपनी के पूंजी अभिदान की अवस्था और व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। प्रविवरण पत्र क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है और क्या प्रत्येक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस को जमा करना अनिवार्य होता है या आवश्यक होता है, ये आपको बताना है। यानी प्रविवरण पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रवर्तन यानी प्रमोशन शब्द का क्या अर्थ है और प्रवर्तकों के ने जिस कंपनी का प्रवर्तन किया है उसके संदर्भ में उनकी कानूनी स्थिति की चर्चा कीजिए। यानी प्रवर्तक के क्या क्या अधिकार होते हैं और प्रवर्तक जो होता है वह प्रवर्तन अवस्था में जो कार्य करता है वह कार्य क्या विधान के द्वारा सही माने जाते हैं। यदि कंपनी का समामेलन नहीं होगा तो क्या प्रवर्तक के द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है वह वैधानिक कार्य माना जाएगा, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रवर्तन की अवस्था क्या होती है, प्रवर्तक क्या होते हैं, प्रवर्तक का कानूनी अधिकार क्या होता है और कानूनी वैधता क्या होती है। कंपनी के सीमा नियम क्या है, कंपनी के सीमा नियम क्या है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसकी धाराओं को संक्षेप में समझाइए। जितने भी क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, जो वाक्य हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि पूंजी वाक्य, ठीक है, स्थान वाक्य, ठीक है, और आपका लायबिलिटी वाक्य, यानी आपका जितना भी लायबिलिटी दायित्व है वो सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं वो है व्यवसाय वित्त किसे कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस क्या है और व्यवसाय को कोषों की आवश्यकता क्यों होती है। यानी किसी भी बिजनेस को फंड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पूर्वाधिकार अंशधारकों को कौन कौन से पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो उस प्रेफरेंस शेयर्स पर क्या क्या प्रेफरेंशियल राइट्स, पूर्वाधिकार अंश को क्या क्या पूर्वाधिकार जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि लाभांश वितरण के समय प्राथमिकता दी जाती है ना, पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश दिया जाता है, बाद में समता अंशधारियों को लाभांश वितरित किया जाता है। इसी प्रकार से जब बिजनेस की समाप्ति होती है उस दशा में जो पूंजी होती है, सबसे पहली पूंजी जो वापस की जाती है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों की जाती है। उसके बाद बचे हुए संपत्तियों के मूल्यों से जो पूंजी की वापसी होती है वो समता अंशधारियों की होती है सबसे लास्ट में। जीडीआर और एडीआर में अंतर बताना है आपको। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स जो कि अंतरराष्ट्रीय कोष होते हैं उनके बारे में अंतर और इनको समझाना है, आपको स्पष्ट करना है। इसी चैप्टर से व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
चैप्टर नंबर 9 से जो क्वेश्चन बन करके आता है, चैप्टर नंबर 9 है लघु व्यवसाय एवं उपक्रम, स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइजेस। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत जो है, उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन की जा रही हैं, उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, यानी क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी हैं, इस पर आपको लिखना है। छोटे पैमाने के उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए, यानी जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 जो है आंतरिक व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन करके आते हैं या पूछे जा सकते हैं वो है आंतरिक व्यापार से आप क्या समझते हैं, इंटरनल ट्रेड होता क्या है, थोक व्यापारी द्वारा निर्माता को दी जाने वाली, निर्माता का मतलब उत्पादक जो होते हैं, उनको दी जाने वाली सेवाओं की व्याख्या कीजिए जो कि थोक व्यापारी प्रदान करते हैं। फुटकर व्यापारी जो रिटेलर्स होते हैं वह थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी रिटेलर्स को जो सेवाएं प्रदान करते हैं रिटेलर्स थोक व्यापारियों को, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को वह सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विभागीय भंडार तथा बहुसंख्यक दुकानों में प्रमुख अंतर क्या है। विभागीय भंडार मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, और बहुसंख्यक दुकानों का मतलब हो गया जो चैन स्टोर्स होते हैं, जिसे मल्टीपल चैन स्टोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक, साथ ही साथ आपको अंतर बताते हुए पूरा आधार लिखना पड़ेगा, अंतर का आधार लिखना पड़ेगा, फिर विभागीय भंडार क्या होता है और बहुसंख्यक दुकानों में उस अंतर के आधार पर आपको अंतर बताना होगा। चैप्टर नंबर जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें देखिए आपकी फर्म यदि कनाडा में कपड़ा मशीनरी के आयात की योजना बना रही है, ठीक है, कोई एक फर्म है जो कि आयात करना चाह रही है और कनाडा से आयात करना चाह रही है कपड़ा मशीनरी, तो आयात प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी फिर कनाडा से उसे कपड़ा मशीन आयात करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा वो आपको बताना पड़ेगा, यानी आयात प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। इंपोर्ट प्रोसीजर, विश्व व्यापार संगठन की विशेषताओं, ढांचा, उद्देश्य एवं कार्य संचालन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। विश्व व्यापार संगठन का मतलब हो गया WTO के कार्य बताने हैं, उद्देश्य बताने हैं, इसके जितने भी तरीके हैं, कैसे WTO वर्क करता है वह आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप WTO में एक और चीज कर सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य बताइए। ठीक है, कार्य बताइए। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर से, निर्यात गतिविधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में बताने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूरे के पूरे आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हमने यहाँ पर देखा। इन प्रश्नों से क्वेश्चंस बनकर आने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो आपके NCERT सिलेबस से है, NCERT की किताबों से है, और यह क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। क्लास 11th का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, व्यवसाय अध्ययन का, उसमें इन प्रश्नों की जो उपयोगिता है वह ज्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को तो तैयार जरूर करिए, साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये मुख्यतः 35 क्वेश्चन है जो आपके सभी चैप्टर से संबंधित हैं। ठीक है।